Hello बच्चों, today we are going to learn our civics textbook, chapter 8, confronting marginalization. We have already learnt about marginalization. Today we will learn about confronting marginalization. आज बच्चों हम पढ़ेंगे marginalization या हास्यकरण से कैसे कन्फ्रंट करेंगे, यानी उससे कैसे निपटेंगे। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है एनी पर्सन और इंडिविजुअल और कम्युनिटी फेसिंग some problems and trying to overcome from it. कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या कोई समुदाय जो मार्जिनलाइज्ड है या किसी समस्या से परेशान है, वह किसी समस्या को वह फेस कर रहा है, उससे वह बाहर निकलने के लिए अटेम्प्ट करता है या उसके उस प्रयास में सरकार या अन्य संस्थाएं सहयोग दे रही हैं, जिससे कि वह अपने हास्यकरण से, मार्जिनलाइजेशन से बाहर निकल सके और मुख्य धारा में समाज में सभी लोगों के साथ समान रूप से सम्मानपूर्वक मिलजुल कर अपना कार्य करे, अपना विकास करे। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट द डिफरेंट ग्रुप्स। हमने पहले चैप्टर में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, जैसे ट्राइबल ग्रुप्स, मुस्लिम ग्रुप्स, वुमेन। तो उनके एक्सपीरियंसेस को भी हमने जाना। कौन सा एक्सपीरियंस? इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, ये किस तरह से समाज में इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन को, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, कैसे इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनके क्या अनुभव हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। आपको याद होगा शांति हेम्ब्रम की कहानी, किस तरह से उसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, या उसके एक्सपीरियंसेस को हमने पढ़ा। और इसी तरह से सोमा और हेलेन और उनके ग्रैंडफादर की कहानी हमने पढ़ी। तो इस तरह से जो ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, इनके ये दोनों ही ट्राइबल्स थे, जो दो कहानियां हमने पिछले पाठों में पढ़ी। तो ये किस तरह से समाज में इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, उनके अनुभव के बारे में हमने जाना। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि ये समुदाय जिनके नाम हम लिए, इसमें हम वुमेन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, महिलाओं को भी, क्योंकि महिलाएं भी, देश की आधी संख्या महिलाओं की है, वे भी मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। तो हम देखेंगे, और ये सभी ग्रुप जिनके नाम अभी हमने लिए, ये पावरलेस हैं, इनके पास शक्ति कम है। लेकिन जब कभी भी इन्हें ये लगा कि ये समाज द्वारा डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे हैं, तो इन्होंने अपने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में या इनइक्वालिटी के बिहेवियर के अगेंस्ट में इन्होंने संघर्ष किया है। तो जो दो पावरलेस सच ग्रुप्स हैव फॉट, प्रोटेस्टेड एंड स्ट्रगल्ड against being excluded or dominated by others। जब कभी भी दूसरे ग्रुप ने, जो सशक्त समाज का ग्रुप होगा, उसने
इन्हें एक्सक्लूड किया होगा, डोमिनेट किया होगा, तो एक्सक्लूड किया होगा या डोमिनेट किया होगा मतलब इन्हें अपने से अलग किया होगा। एक्सक्लूड करना माने समाज से इन्हें, मुख्य धारा से इन्हें अलग करना, या इन्हें डोमिनेट करने या दबाने की कोशिश किया होगा। तो इन्होंने व्यवस्था के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ फाइट किया, प्रोटेस्ट में विरोध किया और स्ट्रगल, संघर्ष किया। They have attempted to overcome their situation. उन्होंने अपने इस सिचुएशन से, कौन सा सिचुएशन, मार्जिनलाइज्ड होने का जो स्थिति है, हाशियाकृत होने की जो स्थिति है, उससे ओवरकम करने के लिए अपने आप को, अपने ग्रुप को उससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया है। और किस तरह से? एडॉप्टिंग अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज इन देयर लॉन्ग हिस्ट्री। एक लंबा इतिहास हम इनके बारे में देखेंगे तो एक लॉन्ग हिस्ट्री के अंदर इन्होंने कई एक रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज मतलब विविध प्रकार की रणनीति बनाया है अपने आप को ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने। इसके अलावा रिलीजियस सोलेस, धार्मिक सांत्वना का सहारा इन्होंने लिया। जैसे हम देखेंगे कि बहुत से इन्हीं के बीच से धार्मिक संत हुए हैं जिन्होंने भक्तिभाव से इन्हें और भी धर्मों के वेल विशर हुए हैं, या कह लें कि ग्रेट पर्सन हुए हैं, जो इन्हें धर्म की कुछ बातें बता करके, धार्मिक तौर तरीके से इन्हें सांत्वना, सोलस मतलब सांत्वना दे करके इन्हें उबारने की कोशिश, इन्हें ऊपर लाने की कोशिश किया है। कभी कभी इन्होंने अपनी स्थितियों के हिसाब से आर्म स्ट्रगल किया है, सशस्त्र संघर्ष भी किया है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को आत्म परिष्कार करना, अपने आप अपना स्वयं का उत्थान करना, ये इन्होंने किया, इस ग्रुप ने किया है, जिससे कि वे समाज के सशक्त वर्ग के बराबर हो सकें। और एजुकेशन, इन्होंने अपने को शिक्षित करने का प्रयास किया है, साथ में इकोनॉमिक अपलिफ्ट, अपने आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए तरह तरह से काम करना, परिश्रम करना, पढ़ना लिखना, ये सब कुछ अपने को ओवरकम करने के लिए इस ग्रुप ने किया है। कौन सा ग्रुप बच्चों हम पढ़ रहे हैं? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप पढ़ रहे हैं। वे लोग जो मुख्य धारा से अलग, हाशिए पर, मार्जिन पर ला दिए गए हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। There appears to be no one way of doing things in all cases. The choice of struggle has dependent on the circumstances that the marginalized find themselves in. हम अगर इतिहास देखें तो हमें कोई एक ऐसा वे, कोई एक ऐसा मार्ग नहीं दिखता है जो हमें प्रतीत हो, जो हमें पता चले कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने कोई एक तरीका चुन लिया और उस तरीके से अपने आप को ऊपर लाने की इन्होंने कोशिश किया। द चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज़ डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेज। इन्होंने स्ट्रगल करने का जो चॉइस किया है, मतलब यहाँ पर है कि स्ट्रगल करने का जो तरीका चुना है, वही स्ट्रगल का मतलब है। बच्चों, स्ट्रगल किस लिए किया है? अपने को ओवरकम करने के लिए। तो अपने को ओवरकम करने के लिए जो इन्होंने स्ट्रगल किया है, किस तरीके से स्ट्रगल करें, ये इन्होंने कैसे चॉइस किया, किस प्रकार चॉइस किया है? इट हैज़ डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के हिसाब से। जैसी कुछ इनकी परिस्थितियाँ रही हैं, जैसी कुछ इन्हें जैसा कुछ इन्हें सहयोग मिला है स्थितियों के हिसाब से, जो कुछ जब जो करने में ये समर्थ हुए हैं, उसके हिसाब से इन्होंने अपने लिए, अपने को ओवरकम करने के लिए संघर्ष किया है, अटेम्प्ट किया है, जिससे कि मुख्य धारा में शामिल हो सकें और इनका खुद का विकास हो सके, इनका आत्मिक परिष्कार हो सके, इनका सेल्फ रेस्पेक्ट
या आत्मसम्मान, डिग्निटी ऊपर उठ सके, जिससे कि समाज में ये बराबर हो सके। आगे हम और भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे संविधान ने जो इक्वालिटी का राइट दिया है देश के सभी नागरिकों को, उससे भी कैसे इन्होंने संविधान की ओर देखा है, सरकार से मदद लिया है, बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं ने इन्हें मदद किया है। तो ये चीजें बच्चों हम आगे बाद में पढ़ेंगे। In this chapter, we will read about some of the ways in which groups and individuals challenge existing inequalities. इस पाठ में हम ये देखेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने, विभिन्न समूहों मतलब वही मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने और व्यक्तियों ने इंडिविजुअल लेवल पर भी, इन्होंने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आदिवासी, दलित्स, मुस्लिम्स, वुमेन, तो हम चार ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। यहाँ आदिवासी हम पढ़ चुके हैं, दलित्स भी हम पढ़ चुके हैं, समाज में जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, मुस्लिम्स और वुमेन। ये चार मुख्य मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हमारे समाज में। एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स, ऐसा नहीं कि यही चार समाप्त हो जाता है, कुछ और भी मार्जिनल ग्रुप्स हैं। वे आर्ग्यू, marginal groups argue that simply by being citizens of a democratic country, they possess equal rights that must be respected. चूंकि वे एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, ये सभी लोग जिनके बारे में हमने पढ़ा, कुछ और भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लोग, वे कहते हैं, उनका कहना है, वे लॉजिक देते हैं कि चूंकि वे एक लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं और दे पजेस इक्वल राइट्स, और वे लोग सबकी तरह से इक्वल राइट, समानता का अधिकार उन्हें मिला हुआ है। जैसे सशक्त या मेजॉरिटी ग्रुप को, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को समानता का अधिकार मिला है और उस समानता के अधिकार को एंजॉय करते हैं, उसी तरह से इन्हें भी समानता का अधिकार मिला हुआ है, इक्वल राइट्स मिला हुआ है, और ये इन्हें एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए और लोग उसे रेस्पेक्ट करें, लोग इनके अधिकारों का सम्मान करें। Many among them look up to the Constitution to address their concerns. इसमें से बहुत सारे लोगों ने, इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में से बहुत सारे लोगों ने संविधान की भी सहायता ली है अपने कंसर्न के लिए, अपने इश्यूज के लिए, जो उनकी समस्याएं हैं उसके लिए, क्योंकि संविधान उनकी समस्याओं का निवारण, एड्रेस करना मतलब निवारण कर सकता है। In this chapter we will see why the Constitution of India is something that marginalized groups invoke in the course of their struggles. इस पाठ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों को या अधिकारों की हम को प्रयोग करने के लिए, अधिकारों को मांगने के लिए, इन्वोक का मतलब होता है बच्चों यूज करना या सहारा लेना। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन्वोक इन द कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल्स। संविधान में हमारे जो भी इन भारत के नागरिकों के लिए अधिकार दिया गया है इक्वालिटी का, उसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज समथिंग डूइंग, हमारा संविधान भी इनके लिए कुछ कर रहा है। संविधान के द्वारा, संविधान के तहत सरकार ने नियम बनाए हैं, आगे हम पढ़ेंगे, और मार्जिनलाइज्ड
ग्रुप्स ने संविधान में दिए गए नियमों या दी गई रियायतों या अधिकारों का भी यूज किया है, उसका सहारा लिया है अपने संघर्ष के दौरान, इन द कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल। जो वे सरकार के या समाज के खिलाफ या समाज से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, संविधान से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, सरकार से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ये इन हाशियाई समूहों ने, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने संविधान का सहारा लिया है कि संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का सरकार और समाज के लोग प्रयोग करें और इन्हें समानता का अधिकार प्रदान करें, इन्हें समानता की दृष्टि से देखें, इन्हें मार्जिनलाइज्ड न करें, इनके अधिकारों की अनदेखी न करें। As part of this, we will look at how rights are translated into laws। और इस तरह से हम देखेंगे, as part of this, we will look, हम देखेंगे कि how rights are translated, संविधान द्वारा जो अधिकार इन्हें दिए गए हैं उन्हें ट्रांसलेट किया गया है, किस तरीके से, into laws। अधिकारों को देखते हुए जो संविधान में सारे नागरिकों को और फिर इन दलित समूहों को या मार्जिनलाइज्ड समूहों को, जो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया है, अगर वो अधिकार का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है, वो अधिकार ठीक तरीके से इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे संविधान ने फिर से लॉस बनाए हैं। लॉस मतलब रूल्स बनाए हैं, नियम बनाए हैं, किस लिए, टू प्रोटेक्ट ग्रुप्स फ्रॉम कंटिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन। इन ग्रुप्स का, इन समूहों का फर्दर आगे एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, शोषण ना हो सके, इनके अधिकारों को छीना न जा सके, इनके अधिकारों को दबाया न जा सके, समाप्त न किया जा सके, जो बहुत दिनों से कंटिन्यू है, उसे समाप्त करने के लिए, इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारे देश के संविधान में परिवर्तन करके और कुछ या बहुत सारे नियम, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रूल्स जोड़े गए हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। We will also look at the government's efforts। आगे हम ये गवर्नमेंट के एफर्ट को भी देखेंगे, गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया है टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, नई नीतियां बनाने के लिए, इनकी सुरक्षा या इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनको अधिकार देने के लिए, और टू प्रमोट द एक्सेस ऑफ दीज ग्रुप्स टू डेवलपमेंट। और ये दीज ग्रुप्स, ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स किस तरह से अपना डेवलपमेंट कर सकें, कैसे डेवलपमेंट तक इनका एक्सेसमेंट हो सके, कैसे ये वहाँ तक ये पहुँच सकें जिससे कि अपना विकास कर सकें, उसको भी सरकार ने अपनी पॉलिसीज में प्रमोट किया है। जिस सरकार ने ऐसी नीतिगत बहुत सी नियम बनाए हैं जिससे कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स अपने विकास, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के विकास में सहायक हो सके, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का एक्सेस हो सके अपने विकासात्मक कार्य करने के लिए। तो आगे बच्चों हम फिर मुख्य पाठ पर आते हैं, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। इनवोकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी हमने बताया, इनवोक का मतलब सहारा लेना या यूज करना। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ चुके हैं, तो जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हम सभी भारतवासियों को दिए हैं, उसको किस तरीके से इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लोगों ने इन्वोक किया है, मतलब उसका उपयोग किया है। इन्वोक का मतलब आप जान लीजिए बच्चों अच्छी तरीके से, यूज करना, उपयोग करना, सहारा लेना, तभी आपको बात समझ में आएगी।
The Constitution, as you have learned in the first chapter of this book, lays down the principles that make our society and polity democratic. हमारे संविधान ने, आप इसके फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हमारे संविधान ने, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिंसिपल्स, ऐसे नियम बनाए हैं हमारे संविधान में, रिलीज किए हैं, दैट मेक और सोसाइटी एंड पॉलिटी डेवलप। हमारा देश, हमारा समाज, हमारी पॉलिटी मतलब राजनीति लोकतांत्रिक बनी रहे। लोकतंत्र के सिद्धांत को हमेशा फॉलो अप किया जा सके, सभी लोग उसका अनुसरण करें। देश हो, समाज हो, हमारे देश की राजनीति हो, लोकतंत्र से हटकर कोई कार्य नहीं किया जाना है। और लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक समाज क्या होता है, क्या राजनीति होती है लोकतांत्रिक, तो लोकतंत्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मतलब कुछ भी हो, कोई भी कार्य किया जाए जनता के लिए, जनता और जनता के द्वारा किया जाने वाला कार्य, जनता स्वयं अपने लिए कार्य करे, जनता के लिए काम करे और जनता के हित में कार्य हो। इस सिद्धांत को हम कहेंगे लोकतांत्रिक तरीका। They are defined in and through the list of fundamental rights। तो ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो कहाँ डिफाइन किए गए हैं? थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमें हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, उनमें इन्हें डिफाइन किया गया है। और ये फंडामेंटल राइट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो भारत के नागरिकों को दिया गया है। These rights are available to all Indians equally। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि ये सारे ही फंडामेंटल राइट्स सभी भारतीयों को, सभी भारत के नागरिकों को, सिटीजन्स को इक्वली, समानता पूर्वक दिए गए। As far as the marginalized are concerned, जहाँ तक marginalized ग्रुप्स की बात है, हास्याकृत लोगों की बात है, they have drawn on these rights in two ways। उन्होंने इन फंडामेंटल राइट्स का उपयोग कैसे किया है? दो तरीके से किया है। फर्स्ट, by insisting on their fundamental rights। सबसे पहले उन्होंने अपने मौलिक अधिकार के लिए दबाव बनाया है, उस पर जोर डाला है, उन्होंने इंसिस्ट किया है। उन्हें गवर्नमेंट पहचाने, they have forced the government to recognize the injustice done to them। उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों की ओर ध्यान खींचते हुए सरकार से कहा है, they have forced the government, उन्होंने सरकार को फोर्स किया है और दबाव बनाया है, to recognize the injustice done to them। सरकार उन सभी अन्यायों को पहचानने की कोशिश करे, रिकॉग्नाइज करे, द इनजस्टिस डन टू देम, जो उन पर अभी तक अन्याय हुआ है उसको सरकार समझे, पहचाने। और सेकंड, दे हैव
insisted that the government enforce these laws, और चूंकि उनके खिलाफ या उनके लिए बहुत सा अन्याय हुआ है, सरकार जब इस बात को जानेगी तो आगे इस तरह के रूल्स बनाएगी जिससे भविष्य में उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो सके। तो उन्होंने सरकार पर ये दबाव बनाया है, सरकार को इंसिस्ट किया है कि जो भी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स उन्हें मिले हैं, उन्हें उनके लिए सरकार की ओर से कुछ ऐसे रूल्स या नियम बनना चाहिए जिससे कि कोई इन्हें मिली हुई इक्वालिटी के राइट को, समानता के अधिकार को ओवरलुक ना कर सके समाज या कोई संस्था या स्वयं सरकार। क्योंकि बहुत दिनों से जो इनका जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, वो अब आगे भविष्य में कंटिन्यू ना हो सके, उसके लिए भी भले ही संविधान ने फंडामेंटल राइट्स के जरिए सभी को समानता का अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी इनके साथ कोई अन्याय ना हो सके, अगर होता है तो उसे दंडनीय अपराध बनाया जाए, समझा जाए, ऐसा सरकार की ओर से रूल्स बनना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया है। आगे बच्चों हम देखते हैं आर्टिकल 17। ये इसी इंसिस्ट करने का फायदा मिला है, आर्टिकल 17 बना, हमारे संविधान में इसे जोड़ा गया। तो बच्चों एक लाइन यहाँ छूट रही है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन सम instances the struggles of the marginalized have influenced the government to frame new laws। हमने बता दिया आपको, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने स्ट्रगल करके गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया है, उस पर दबाव बनाया है कि वो नए लॉज को भी फ्रेम करें अगर आवश्यकता हो तो, लेकिन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए इनकी कुछ गवर्नमेंट अलग से रूल्स फ्रेम करे जिससे कि इनके समानता के अधिकारों की रक्षा हो सके और इनका विकास हो सके। तो बच्चों आर्टिकल 17 पढ़ते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। हमारा आर्टिकल 17 क्या कहता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, धारा है। जो आर्टिकल 17 को भी आप ध्यान से पढ़िए। ये आर्टिकल 17 क्यों बना है? ये जो समाज के पिछड़े वर्ग, हाशियाकृत लोग या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, उनके लिए बना है। ध्यान रखिए बच्चों। तो क्या कहा गया इस आर्टिकल में? पहली बात कि अनटचेबिलिटी को कहते हैं अस्पृश्यता, छुआछूत का व्यवहार किसी पिछड़े कमजोर वर्ग के प्रति। तो इसे एबॉलिश कर दिया गया है, मतलब इसका उन्मूलन कर दिया गया है। What this means is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है, उन्मूलित कर दिया गया है अस्पृश्यता को। तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी व्यक्ति, नो वन कैन हैंसफोर्थ, अब आगे से कोई भी व्यक्ति दलित लोगों को एजुकेशन या शिक्षा प्राप्त करने से रोक नहीं सकता है। शायद ऐसा पहले होता रहा हो कि दलितों को शिक्षा प्राप्त करने से रोका जा रहा हो। एंटरिंग टेम्पल्स, मंदिरों में अब उन्हें प्रवेश करने से कोई नहीं रोकेगा। यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज, इसी तरह से और भी कई बातें हैं बच्चों। पब्लिक फैसिलिटीज आप जानते हैं क्या होती हैं?
सार्वजनिक स्थल, सड़कें, सार्वजनिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन्हें यूज करने से, या कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, होटल हो, तीर्थ स्थान हो, कोई पार्क हो, तो वहाँ जाने से इन्हें कोई रोकेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इट आल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। और इसका ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, हास्याकृत व्यक्ति के प्रति अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस नहीं करेगा, व्यवहार नहीं करेगा। एंड दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और अगर देश में लोकतांत्रिक सरकार है तो वह इस तरह का प्रैक्टिस बर्दाश्त नहीं करेगी। और आर्टिकल 17 में यह भी कहा गया है कि अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल क्राइम। अब अगर अनटचेबिलिटी का ट्रीटमेंट कोई करता है, प्रैक्टिस कोई करता है, तो उसके यह एक पनिशेबल क्राइम, दंडनीय अपराध समझा जाएगा। जो आर्टिकल 17 में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उन लोगों को जो कि दलित कहे जाते थे, जिन्हें सार्वजनिक स्थानों में नहीं जाने दिया जाता था, जिन्हें पढ़ने लिखने पर रोक थी, जिनके एक तरह से कह लीजिए कि उनके जो हास्याकृत थे, जिनके जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे थे, उन लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए ये आर्टिकल 17 हमारे संविधान में जोड़ा गया, ऐड किया गया। दलित का मतलब आप जान लीजिए बच्चों, ये दलित ग्रुप के बारे में भी हमने पढ़ा। तो दलित कौन है? द टर्म दलित which means broken is used deliberately and actively by groups to highlight the centuries of discrimination they have experienced with the caste system। आप जानते हैं कि देश में या समाज में कास्ट सिस्टम या जाति प्रथा प्रचलित थी, और इस जाति प्रथा की वजह से जो समाज के दबे कुचले, पिछड़े या हास्याकृत लोग थे, उन्होंने डेलिबरेटली यह बात कहा, मतलब लोगों के सामने अपने आप को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने यह बात अपने लिए दलित शब्द उन्होंने कहा। और उनका मतलब यह था कि उन्होंने सदियों से यह जो जाति व्यवस्था चली आ रही थी और उनके साथ भेदभाव हो रहा था, और जिसकी वजह से वो समाज में बहुत पीछे हो गए हैं, उन्हें तो अपने को दलित या दबा कुचला, इस तरह से ये शब्द उन्होंने अपने आप को रेखांकित करने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने एक तरह से अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ये उन्होंने दलित शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया। एक और आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल 15। दूसरे पैराग्राफ में हम आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर अदर सेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प टू स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कुछ बातें कही गई हैं। आर्टिकल 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए एक और भी मजबूत व्यवस्था इसके खिलाफ देने के लिए, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में एक और भी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल कह सकते हैं आप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है।
आर्टिकल 15। तो इसमें ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नोट कराता है या नोट करता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, नो या कह सकते हैं नो सिटीजन ऑफ इंडिया, सॉरी बच्चों, शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। कोई भी भारत का नागरिक डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भारत के किसी भी नागरिक के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उस व्यक्ति के धर्म के आधार पर या रेस, उसकी नस्ल अलग है, उसकी जाति कास्ट अलग है, सेक्स मतलब स्त्री है या पुरुष है, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसके आधार पर लोग एक दूसरे से भेदभाव की पॉलिसी या भेदभाव का व्यवहार करते हैं। तो ऐसा आर्टिकल 15 के हिसाब से कोई भी नागरिक दूसरे किसी नागरिक के प्रति कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनाएगा, चाहे वह धर्म के हिसाब से अलग हो, नस्ल के हिसाब से अलग हो, जाति के हिसाब से अलग हो या सेक्स के हिसाब से अलग हो। तो आप इस आर्टिकल 15 के बारे में 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। और यह आर्टिकल 15 क्यों हमारे संविधान में ऐड किया गया है? दिस हैज बीन यूज्ड बाय दलित्स टू सीक इक्वालिटी। इस आर्टिकल 15 को जो हमारे संविधान में ऐड किया गया है, इसको दलितों ने यूज किया है, इसका उन्होंने सहारा लिया है जब कभी भी उन्हें ये लगा कि उनकी इक्वालिटी, उनकी समानता का अधिकार डिनाई किया जा रहा है। उन्हें जब कभी भी लगा होगा कि उनके समाज में उनकी समानता के अधिकार को नकारा जा रहा है, तो उन्होंने इस आर्टिकल 15 का इस्तेमाल किया, जिससे कि उनके साथ धर्म या जाति या सेक्स के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जा सके। आगे बच्चों हम देखते हैं Dalits can invoke or drawn on a fundamental right or rights in situations where they feel that they have been treated badly by some individual or community। तो दलित लोग फंडामेंटल राइट्स का सहारा कब लेंगे? जब उनके सामने ये सिचुएशन आ जाए, जब वो ये महसूस करें कि दूसरे समुदाय के लोग उनके साथ बैडली ट्रीट कर रहे हैं, या कोई इंडिविजुअल उनके साथ बैडली ट्रीट कर रहा है, या कोई कम्युनिटी, इवन गवर्नमेंट उनके साथ बैडली ट्रीट कर रहा है, तो वे फंडामेंटल राइट्स का यूज कर सकते हैं, उसे इन्वोक कर सकते हैं। They have drawn the attention of the government of India to Constitution. Sorry, बच्चों, they have drawn the attention of the government of India to the Constitution. उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ओर खींचा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को याद दिलाया है, डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट abide by it and do justice to them। उन्होंने गवर्नमेंट को याद दिलाया है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स, नियमों को मानने के लिए बाध्य है और इन लोगों के साथ न्याय करने के लिए भी उसे
बाध्यता है। मतलब जो पिछड़े या मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके प्रति न्याय करना गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता होना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। तो जब कभी आवश्यकता पड़ी संविधान के रूल्स को गवर्नमेंट को याद दिलाने का, इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने काम किया है। Likewise, other minority groups have drawn on the fundamental rights sections of our constitution. इसी तरीके से हमारे और भी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्होंने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। They have particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational rights. उन्होंने जो और भी दलितों के अलावा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लोग हैं, जैसे मुस्लिम, पारसी, वुमेन का नाम आपने पढ़ा, तो उन्होंने भी they have particularly drawn upon the right to freedom of religion. उन्होंने संविधान का ध्यान किस ओर खींचा है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो एक तो हो गया धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देश का हर धार्मिक समूह अपने अपने धर्म को पालने, मतलब अपने रिलीजन का प्रैक्टिस करने के लिए उसे फ्रीडम चाहिए। अपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी उसे चाहिए, सांस्कृतिक अधिकार और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति में बच्चों लोगों के अपने रीत रिवाज, त्योहार, पोशाक इत्यादि चीजें आ जाती हैं। और एजुकेशन आप जानते हैं, धर्म भी आप जानते हैं, सबके धर्म अलग अलग हैं। तो जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं या जो भी माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने भी संविधान से अपने सांस्कृतिक, शैक्षिक और धार्मिक अधिकार के बारे में स्वतंत्रता की डिमांड करी है। और संविधान ने ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया भी है इन विभिन्न देश में रहने वाले धार्मिक समूहों को। साथ ही सभी धार्मिक समूह, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग हैं, तो इन सभी समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार भी मिला हुआ है। सब अपने विभिन्न प्रकार की जो उनकी संस्कृति बताया मैंने बच्चों, उनके रीत रिवाज जो भी हैं, कई चीज़ें आ जाती हैं, भाषा, पोशाक, त्योहार, ये सारी चीज वो मानने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए वे स्वतंत्र हैं। और साथ में बच्चों और भी चीजें हैं। Muslims and Parsis have the right to be the guardians of the content of their culture. अगर ये कम्युनिटी कम संख्या में है, पारसी हुए या मुस्लिम हुए, तो वे अपने संस्कृति के संरक्षक, गार्डियंस मतलब संरक्षक बने रहेंगे। वे अपने संस्कृति में किसी भी प्रकार का कोई उसको क्या कहेंगे, उनकी संस्कृति में किसी भी तरह का कोई कमी ना आने पाए, उसमें कोई किसी प्रकार का दूसरे का कोई प्रवेश ना हो, अतिक्रमण ना हो। तो as well as the right to make decisions on how best this content is to be preserved. अपने कंटेंट को कैसे बेस्ट प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिसीजन लेने का उनको अधिकार है। By granting different forms of cultural rights, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक समूह अपना विकास करते रहे, अपने को बनाए रखें, इसके लिए
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारी सरकार ने एक तरह से गारंटी दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू सच ग्रुप्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये ट्राई किया गया है, कोशिश की गई है यह इंश्योर करने के लिए कि सभी प्रकार के जो डिस्टिंक्ट कल्चर के जो लोग हैं हमारे देश में, जो सांस्कृतिक विविधता है वो बनी रहे, और तभी सभी ग्रुप्स को कल्चरल जस्टिस या सांस्कृतिक न्याय भी प्राप्त हो सकेगा। मतलब सब अपनी अपनी संस्कृति को मानने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसमें प्रसन्न रहने के लिए सभी को अधिकार हमारे संविधान में देने की कोशिश किया है। और इस तरह से हमारी धार्मिक सांस्कृतिक विविधता भी देश में बनी रहेगी, जिसको आप कह सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस so that the culture of these groups is not dominated। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा क्यों किया है कि तरह तरह के धर्म और संस्कृति के लोग बने रहें। कभी हो सकता है उनमें आपस में संघर्ष भी हो, भाषा, धर्म, संस्कृति को लेकर के, लेकिन हमारा संविधान ऐसा इसलिए करता है, हमारे संविधान ने ऐसा इसलिए किया है that the culture of these group is not dominated। अगर कोई पॉपुलेशन, कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की संख्या कम है तो ऐसा नहीं कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मेजॉरिटी पीपल हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म, भाषा, संस्कृति, रीत रिवाज का अतिक्रमण करें, उन पर दबाव बनाएं, उनकी धर्म, भाषा, संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश करें। ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो these groups is not dominated। ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग हैं, वे डोमिनेट नहीं किए जाएंगे। ना उनकी संस्कृति को वाइप आउट करना, मतलब उनकी संस्कृति को समाप्त करने की कोई कोशिश करें। जो इस पाठ में एक छोटी सी पोयम है, और जाति प्रथा के ही विरोध में लोगों का ध्यान खींचने के लिए अनटचेबिलिटी भी कैसी एक गलत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान खींचने के लिए एक अनटचेबल क्लास से ही पोएट्रेस सोयराबाई, कवयित्री सोयराबाई ने एक छोटी सी पोएट्री लिखी है। पढ़ते हैं हम, अच्छा लगेगा और आपको जानना भी चाहिए। ये सोयराबाई कौन थी? ये एक भक्त संत थे, चोखा मेला, पोएट भी थे। और 14वीं सेंचुरी में, सोचिए बच्चों, 14वीं सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में ये जागरूकता थी उन लोगों में जो अनटचेबल कहे जाते थे। उन्होंने अनटचेबिलिटी किस तरह से एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, एक गलत सोच है, इसके बारे में बड़ा ही एक यह मार्मिक पोयम, मार्मिक कविता लिखी है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और महार कास्ट के, जहाँ पर कि इनको अनटचेबल, अस्पृश्य समझा जाता है, वहाँ के ये रहने वाले थे। और शायद समाज के इसको प्रथा को देख करके इनके मन में जो दुख हुआ होगा, और इन्होंने वही रिलीजियस सोलेस, धार्मिक सांत्वना का सहारा लिया। उन लोगों को समझाने के लिए भी जो इस अस्पृश्यता के शिकार थे, और उन लोगों को भी समझाने के लिए जो दूसरों को अस्पृश्य समझ रहे थे। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। द पोएम बिलो इज रिटन बाय सोयराबाई, द वाइफ ऑफ द वेल नोन भक्ति पोएट चोखा मेला। भक्त कवि कह सकते हैं आप, चोखा मेला का नाम था, उनकी वाइफ थी। और 14वीं सेंचुरी, महाराष्ट्र हमने बताया,
और ये महार कास्ट के थे, ये भी अभी आपने देखा, और उस समय इनको अनटचेबल समझा जाता था, ये भी हमने आपको बताया। क्या कहा इन्होंने? अ बॉडी इज अनक्लीन दे से, हमारे धर्म कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, और उस समय के धार्मिक संत या जो उच्च जातियों के लोग होंगे वो कहते थे, दे मत से मतलब है कि बॉडी इज अनक्लीन। बॉडी को हम हिंदी में काया कह सकते हैं, हमारी काया कैसी है? अनक्लीन, ये सभी लोग कहते हैं। ओनली द सोल इज अनटेंटेड, केवल आत्मा शुद्ध है, बेदाग है। अनटेंटेड मतलब बेदाग, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं है, वह भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानते हैं। लेकिन वो कहती है कि वो आगे कह रही हैं कि शरीर, हमारी जो काया है वो क्यों अशुद्ध है? काया को लोग अशुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने बॉडी से, अपने शरीर का ही उपयोग करके तो कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो बॉडी भी तो महत्वपूर्ण है। वह अनक्लीन कैसे हो सकती है? और अनक्लीन बॉडी से फिर हम क्लीन वर्क कैसे करेंगे या कोई भी काम कैसे करेंगे? तो वो कहती हैं कि बट द इम्प्योरिटी ऑफ द बॉडी इज बॉर्न विद इन द बॉडी। तो कहती हैं कि जो इम्प्योरिटी हमारे शरीर की है, इम्प्योरिटी ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की जो, हमारे शरीर का जो दूषण है, हमारे शरीर की जो गंदगी है, वो कहाँ से आती है? विद इन द बॉडी, वो शरीर के अंदर से आती है। और तो जब शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है तो बाहर से हम बॉडी को सिर्फ इम्प्योर कह देने से तो बात बनती नहीं है कि किसी की बॉडी इम्प्योर है। वो सबकी एक जैसी ही बॉडी है और सबके शरीर के अंदर गंदगी है, तो सबका शरीर बाहर से या तो इम्प्योर हुआ या तो सबका शरीर बाहर से प्योर है, गंदगी अंदर है। शरीर के अंदर कहती हैं कि इम्प्योरिटी ऑफ द बॉडी इज बॉर्न विद इन द बॉडी, शरीर के अंदर इम्प्योरिटी उत्पन्न होती है और वैसा होता भी है, हम जानते हैं। फिर आगे कहती है बाय विच रिचुअल्स डज द बॉडी बिकम प्योर, और दुनिया में ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई ऐसा रिचुअल नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक कर्मकांड नहीं है जो कि हमारी बॉडी को, हमारी काया को, बाहरी काया को शुद्ध बना दे, प्योर बना दे। जब अंदर इम्प्योरिटी है तो बाहर से शुद्ध कैसे हो सकते हैं? ये भी बात हो सकती है। और कोई अनुष्ठान कर लें, कोई धार्मिक कर्मकांड कर लें, तो क्या उससे हमारी शरीर बाहर से शुद्ध हो जाएगी जबकि गंदगी अंदर भरी रहेगी? फिर वो कहती हैं कि not a creature has been born except in a bloody womb, कोई भी इस दुनिया का क्रिएचर नहीं पैदा हुआ है, not a creature has been born except in a bloody womb। bloody womb मतलब माता का रक्त से सना हुआ गर्भ। तो इस माता के गर्भ से ही हर क्रिएचर, हर जीव पैदा होता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो माता के गर्भ से पैदा ना होता हो। और गर्भ कैसा है? ब्लडी वूम्ब है, रक्त से सना हुआ है, वहां भी इम्प्योरिटी है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, यह तो ईश्वर की कृपा है, यह ईश्वर की महानता है, यह ईश्वर की सृष्टि की विशेषता है कि सृष्टि ऐसी ही है, ऐसे ही जन्म लेती है, समाप्त होती है। डिफाइलमेंट एग्जिस्ट विद इन,
डिफाइलमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? वही पोल्यूटेंट, दूषण, गंदगी, वो हमेशा हमारे शरीर के अंदर एग्जिस्ट करती है। विद इन आवर बॉडी एग्जिस्ट डिफाइलमेंट। फिर आगे कहती हैं द बॉडी इज पॉल्यूटेड फ्रॉम विद इन। फिर वो कहती हैं कि बॉडी तो अंदर से पोल्यूटेड हमेशा रही है और है, और इस बात को हर वे लोग जान जाएं जो अपने आप को प्योर समझते हैं, जो अपनी बॉडी को, अपनी काया को शुद्ध समझते हैं। वे कहती हैं बी श्योर ऑफ इट। आप सभी लोग मेरी बात को सुनकर मेरी बात को निश्चित रूप से सत्य समझ लो। बी श्योर ऑफ इट, मैं जो कहती हूँ उसके लिए श्योर हो जाओ, उसको सत्य समझ लो। सेज द महारी चोखा। महारी जो महार जात की थी, इसलिए कहती हैं कि महारी चोखा कहती है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ यही सत्य है, इसके अलावा और सत्य कुछ भी नहीं है। तो बच्चों मैंने ये अर्थ आपको समझा दिया। नीचे किताब में भी कुछ दिया भी है पहले से, आप इसको भी देख सकते हैं। Soraba is questioning the idea of purity, arguing that since every human is born in the same manner, वे कहती हैं कि सारे मनुष्य, क्या सारे क्रिएचर एक ही तरीके से पैदा होते हैं माता के गर्भ से। और वो कहती हैं कि फिर प्योरिटी का तो कोई प्रश्न, जब सारे ही जीव जंतु के जन्म लेने का, बॉर्न होने का एक ही मैनर है, तो फिर किसी की बॉडी के क्लीन और अनक्लीन होने का कोई सवाल नहीं उठता है। हमारे समाज में कोई जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, और जाति प्रथा के द्वारा लोग लोगों को अलग कर देते हैं, उनके कार्य से, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने से रोक देते हैं, उन्हें सम्मान प्राप्त करने से रोक देते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करके, अच्छा कार्य करके वो अच्छा बनता है, और बुरा कार्य करके वो बुरा बनता है। नेचर ऑफ वर्क, कार्य करने का जो नेचर है, अगर सफाई कर्मी भी है, कोई डॉक्टर है जो साफ सफाई, जो हमारे शरीर के अंदर के हिस्सों को भी टच करता है, तो वह गंदा नहीं हो जाता है। वह अपने को साफ करने के बाद फिर पुनः स्नान के बाद वह प्योर हो जाता है, उसकी बॉडी प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, एक्सेप्टेबल हो जाती है। तो इस तरह से डॉक्टर का काम, चूंकि वो ब्लड को या शरीर के अंदरूनी हिस्सों को छूता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसकी बॉडी इम्प्योर हो गई। और इसी तरह से कोई भी अगर ऐसा जिसे हम अनटचेबल समझते हैं, वो हमारी गंदगी साफ करता है, तो इससे वह नहीं अस्पृश्य, अनटचेबल नहीं हो जाता। ये गलत रीत रिवाज है। और हमारे अंदर जो थॉट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, हमारे जो विचार हैं, विश्वास हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उसके आधार पर ही हम एक अपनी आइडिया बनाते हैं किसी के बारे में। और कोई भी व्यक्ति जो चीज़ों को ठीक तरीके से समझता है, वो दूसरे को अस्पृश्य या बुरा नहीं समझ सकता है। तो आज के पाठ में बच्चों इतना ही, और आगे हम पाठ पढ़ेंगे लास्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।